नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे थे। 2 लेक्चर हो गए हमारे लूपिंग में और हम लोग अब तक सिर्फ फॉर लूप और व्हाइल और डू व्हाइल तक ही पहुँचे। आगे हमारे पास और लूप है जैसे फॉर ईच, फॉर इन, ये सारी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है। फिर हमें देखना है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन सब पे भी जाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डू व्हाइल लूप हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ी थी फॉर लूप। फॉर लूप की विशेषता क्या है कि उसमें हमें पता होता है कि इटरेशन कितने हैं, कितनी बार हमें रिपीट करना है, कितनी बार लूप चलने वाली है। सबसे पहला होता है उसमें इनिशियलाइजेशन। 3 पैरामीटर लिए जाते हैं फॉर के सामने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और उसके ब्लॉक में जो कुछ लिखोगे वो उतने बार रिपीट होगा। अब ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता कि ये लूप कितनी बार चलनी चाहिए। जैसे क्या है, कोई एक जगह हम पिन भर रहे हैं, पिन दे रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि सामने वाला कितनी बार कितनी बार में पिन करेक्ट देगा। अगर उसने एक बार में दे दिया तो लूप खुल जाएगी या लॉक खुल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। या फिर डाई रोल करना है कि 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कितनी बार रोल करना पड़ सकता है, लूप कितनी बार चलेगी, हमें पता नहीं। हमने देखा व्हाइल लूप में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, शुरुआत में ही चेक होती है। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा था कि यहाँ पे ये जो डाई रोल करने का प्रोग्राम था, इसमें अगर पहले ही इटरेशन में हमारा 6 आ जाता है तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि लूप के अंदर हमारी जो कंपाइलर है वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। अब ऐसे केस में एक बार भी ये लूप रन नहीं होगी। अब ऐसे केस में हमें एक कोई नया लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहिए था कि एक बार तो आपकी लूप रन हो, और उसके लिए हमारे पास था डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद लिखते हैं एक कोड ब्लॉक, और कोड ब्लॉक के बाद चेक करते हैं लास्ट में हम कंडीशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंपाइलर जब आता है, ये डू के अंदर का जो भी आपका कोड ब्लॉक है उसे एग्जीक्यूट करेगा, लूप आपकी एक बार चलेगी। फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसके अंदर जाएगा, फिर से इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से ट्रू आया, फिर से अंदर जाएगा, कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से चेक करेगा। अगर नेक्स्ट इटरेशन में ये लूप या फिर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, ऐसे कंडीशन में ये लूप एग्जिट कर जाएगी और बाहर निकल जाएगा। इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था डाई रोलिंग केस में ही। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया था हमने। क्या था, हमने डाई रोल की थी, लेट डाइस इज इक्वल टू मैथ डॉट ट्रंक। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैथ डॉट ट्रंक। इसमें हमने रैंडम एक डिजिट जनरेट किया था 6 तक। फिर कंसोल डॉट लॉग डाई जो कुछ आता है वो प्रिंट किया। फिर क्या हुआ, हमने डू लिखा। अब जब सामने से कंपाइलर आएगा, पहले ये कंपाइल करेगा, रोल करेगा डाई। रोल करने के बाद आपकी डाई रोल हो गई, आपकी डाई यहाँ पे रोल हो गई, नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया आपका। मान के चलिए पहली बार में 5 जनरेट हुआ है। 5 जनरेट होने पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे कंसोल लॉग में 5 लिखेगा। फिर यहाँ डू में आएगा कंसोल लॉग यू रोल्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सामने, इसका आउटपुट किस तरह से चलेगा, यू रोल्ड। अब ये यू रोल जो है हर बार चलेगा, लेकिन इसका डिजिट बदलता जाएगा। तो पहली बार में कितना रोल हुआ है, 5, ये प्रिंट करेगा। फिर नीचे जाएगा इसी में लूप में। अब कंडीशन तो अभी तक चेक नहीं हुई है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे फिर से एक बार डाइस ले लिया मैंने और एक बार फिर से रोल कर दी। अब यहाँ पे कुछ नया रोल होगा। क्या रोल होगा, यहाँ पे मान के चलिए एक बार 4 आया, ठीक है, 4 आपका रोल हो गया। फिर लूप के यहाँ कंडीशन पे आएगा, चेक करेगी कंडीशन कि क्या आपका ये जो है 4 6 के बराबर है या नहीं है।
तो ये क्या हो गया, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, क्योंकि ये नहीं बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आ गई आपकी कंडीशन ट्रू। ट्रू कंडीशन आने के कारण आपकी लूप में फिर से ये चला जाएगा कंपाइलर, फिर से प्रिंट करेगा, क्या करेगा, यू रोल डाइस। अब यहाँ डाइस की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे ये 4 थी ना, क्योंकि डाइस में नया स्टोर क्या है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, डाइस का वैल्यू 4 हुआ था, तो यहाँ पे लिखेगा 4, फिर से आएगा डाइस पे, एक नया नंबर जनरेट करेगा। अब डाइस की वैल्यू मान के चलिए इस बार आई है 1, डाइस ने 1 रोल कर दिया। अब डाइस की वैल्यू याद रखिए कितनी हो गई, 1। फिर आएगा चेक करेगा क्या डाइस 1 इज नॉट इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ट्रू होने के कारण फिर से अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा console.log यू रोल डाइस। डाइस की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 1। फिर से आएगा, नई डाई रोल करेगा, यहाँ पे समझो आया 3, फिर से चेक करेगा क्या 3 नॉट इक्वल टू 6 है, तो ये फिर से ट्रू आया। फिर से अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा यू रोल्ड, कितनी वैल्यू थी, 3 वैल्यू आई है। अब क्या होगा, फिर से एक बार डाई आई यहाँ पे, सपोज डाई ने रोल किया इस बार 6, ठीक है, 6 रोल किया, फिर कंडीशन चेक करेगी कि क्या 6 नॉट इक्वल टू, या फिर यह मैं यहाँ लिखता हूँ 6 नॉट इक्वल टू 6, क्या 6 के बराबर नहीं है? ये फॉल्स है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉट निगेशन लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, जबकि ये क्या है, 6 इज इक्वल टू, ये 6 इज, ये सही है, ये गलत है। ये कंडीशन क्या हो गई आपकी यहाँ पे, फॉल्स हो गई। और जैसे ही फॉल्स हो गई कंडीशन, लूप में जाना बंद हो, फिर से आपका नीचे का जो ये सेंटेंस है console.log congrats you win, ये प्रिंट होगा। समझ में आ गया आपका? अब इसे एक बार हम लोग रन कर लेते हैं। यहाँ पे आए हम लोग, ओके, ये नंबर एंटर नंबर ग्रेटर देन, ये कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, हाँ, ओके। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, पहली बार में यू विन क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये शायद प्रोग्राम में कहाँ से आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन आ रहा है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए सबसे पहले कितना रोल हुआ, सबसे पहले आपका जो प्रिंट हुआ है, सबसे पहले आपका प्रिंट हुआ है 3, और उसके बाद यहाँ पे console.log एक ही बार होगा, क्योंकि फिर इसमें नहीं जाएगा ना, लूप सिर्फ यहाँ से चालू हो रही है तो लूप ही चलेगी, इसमें नहीं जाएगा। तो आपका रोल हुआ है 3, फिर उसके बाद आपका रोल हुआ है 3 रो, फिर 3 2 बार हुए, फिर 1 2 बार 3 बार हुए, फिर 5 आया, और उसके बाद आपका 6 हुआ है, और जैसे ही 6 हुआ, कॉन्ग्रेट्स यू विन, एक तरह से हमारी लूप क्या हो गई, एग्जिट हो गई। अब यहाँ पे हम आपको इस लूपिंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड में कहाँ काम में आ सकती है, रियल वर्ल्ड में ये कहाँ काम आ सकती है, तो आप कभी स्टेट बैंक के एटीएम गए होंगे। स्टेट बैंक के एटीएम में जब आप स्टेट बैंक का ही एटीएम कार्ड उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कोई भी एक नंबर
1 से 100 2 डिजिट का नंबर भरिए। अब 2 डिजिट का नंबर भरना पड़ता है, वहाँ पे एग्जांपल आता है 25। पिन नहीं, सबसे पहले क्या होता है, हम एटीएम कार्ड डालते हैं। एटीएम कार्ड डालने के बाद हमें कुछ भी एक रैंडम नंबर 2 डिजिट का प्रिंट करने के लिए या फिर टाइप करने के लिए बोलते हैं। 25, 89 कुछ भी आप कीजिए, 10 से लेके 99 तक। 100 नहीं कर सकते क्योंकि 2 डिजिट का होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में देखो वहाँ पे क्या हुआ, आप एटीएम में गए, आपने एटीएम डाला, वहाँ पे बोला गया आपको कि 2 डिजिट का नंबर डालो। आपने 5 डाला, आपने 4 डाला, 3 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 9 डाले। होता क्या है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन? नहीं, 2 डिजिट का होना चाहिए। आपने 150 दबा दिए, 130 दबा दिए, तो भी होगा क्या कंडीशन? सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे 55 दबा दिया तो पहली बार में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप आपकी एक बार तो रन हो रही है, और अगर आपने फॉल्स कंडीशन दे दी तो वो क्या हो रही है, बार बार रन हो रही है। मतलब आपका प्रोग्राम इनपुट जो है वो बार बार आस्क कर रहा है कि आप फिर से एंटर कीजिए, फिर से एंटर कीजिए। हम इसी प्रोग्राम को एक बार लिख के देखते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, तो हमारी ये जो कंसेप्ट हैं थोड़ा सॉलिडिफाई हो गई। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी प्रोग्राम की, कि हमें इनपुट में ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है कि इनपुट जब दे तो वो नंबर जो हो 2 डिजिट का हो। अब 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ पे होता है? 99 पे या 99 पे ख़त्म होता है। हमारा जो इनपुट होना चाहिए वो 10 से लेके 99 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर से एक बार पूछेगा, अगर है तो एक बार में लूप क्लियर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं, नया प्रोग्राम टाइप करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट। क्या करेंगे, यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, क्योंकि इसमें जो भी यूज़र इनपुट आएगा उसमें स्टोर करेंगे। यूज़र इनपुट यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते, बस इसका एक वेरिएबल ले लेते यूज़र इनपुट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक कमेंट लिख देता हूँ मैं, ATM प्रोग्राम टू एंटर 2 डिजिट कोड, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है डू व्हाइल लूप। हम यहाँ आए और यहाँ पे हमने इसका एक कंडीशन बना ली, WHI व्हाइल। ठीक है, ये हो गया आपका सिंटैक्स बन गया। अब जो कुछ करना है इसमें पॉपुलेट करना है। क्या करना है, इसके अंदर लिखना है। हाँ, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डू में जाते हैं। डू में क्या होगा, एक बार आपको पूछेगा कि आप नंबर एंटर कीजिए। तो हमने नंबर इनपुट देने के लिए क्या देखा था, प्रॉम्प्ट थी। तो हम लोग लेते हैं एक प्रॉम्प्ट, और उस प्रॉम्प्ट में क्या होगा, हम लोग देंगे एंटर द नंबर, एंटर एनी नंबर बिटवीन, और एंटर एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर ले लिया हमने, लेकिन ये प्रॉम्प्ट स्टोर काहे में करेगा, हमें स्टोर किस में करना है, इस यूज़र इनपुट में करना होगा ना। यूज़र इनपुट जो भी देगा वो प्रॉम्प्ट में देगा। अब हमने वेरिएबल तो ले रखा है, लेट से डिक्लेयर कर रखा है। हम क्या करते हैं, इसी में इसे स्टोर करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र इनपुट, और इसी में इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। और एक चीज़ हमने देखी थी कि जो प्रॉम्प्ट से हम लोग वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग में आती है, उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे नंबर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉम्प्टली। यहाँ पे आते हैं और नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, यहाँ पे नंबर का कंस्ट्रक्टर लिखा, ओके डन। अब क्या हो गया कि हमारा एक यूज़र ले लिया उसने। अब हमें चेक करना होगा कि क्या ये जो एंटर डिजिट है, यूज़र इनपुट है, क्या वो 10 से बड़ा है और 99 से छोटा है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन आई थी एक, आपको याद होगी। कंडीशन क्या थी कि हम लोग चेक करते हैं इफ एल्स कंडीशन में। इफ़ तो हम लिखते हैं सिंपली, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक मैसेज लिख सकते हैं। आपने जो डिजिट एंटर किया है वो क्या है सबसे पहले,
तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कंसोल लॉग। कंसोल लॉग में लिखेंगे हम लोग यू एंटर्ड, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में, क्योंकि हम डायनामिकली जो भी ये वैल्यू आएगी वो इसमें भरना चाहते हैं, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग में यू एंटर्ड, और यहाँ पे डॉलर क्वेरी, और डॉलर क्वेरी में हम लिखते हैं यूज़र इनपुट, क्योंकि उसी में स्टोर है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ क्या चेक करना है हमें, सबसे पहले तो सिंटैक्स बना लो सिंपली, और यहाँ पे एल्स, क्योंकि अगर सही है तो पहली कंडीशन, अदरवाइज दूसरी वाली। ठीक है, सिंटैक्स बन गया आपका। अब कंडीशन हमारी ये है कि आपका जो यूज़र इनपुट होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी है, और वाली कंडीशन है। और वाली कंडीशन में क्या आएगा, एंड। हम लोगों ने 3 ये देखे थे ना लॉजिकल ऑपरेटर, कौन से, एक देखा था एंड देखा था, फिर देखा था और फिर देखा था नॉट। एंड को किस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से, 2 एम्परसेंड। और को किस तरह से लिखते हैं, 2 वर्टिकल लाइन। हाँ, और एंड में क्या होता है, जब सारे के सारे ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, और इसमें कब होता है ट्रू, इसमें फॉल्स तभी होता है जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, तभी इसका वैल्यू फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू है। मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन ट्रू है, इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इसमें एक दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट जो है वो हमारा इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन कितने, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर दैन 10, नहीं इक्वल टू लगाओगे तो 10 के बराबर, 10 भी लेगा। अब हम लोग या फिर एक काम कर सकते हैं, 9 ले सकते हैं ना, 9 से बड़ा होना चाहिए तो 10 आ जाएगा, मतलब 9 नहीं चलेगा, अगर इक्वल टू लगाए तो 10 तक लिख सकते हैं। ठीक, 9 ले लेते हैं, क्योंकि 9 से बड़ा कोई डिजिट ही नहीं है ना, 9 से बड़ा होना चाहिए। एंड क्या लेते हैं, एंड 2 लॉजिकल ऑपरेटर को जोड़ना हमने देखा था। ठीक है, एंड यूज़र इनपुट फिर से लिखना पड़ेगा, आपका वेरिएबल फिर से लिखना पड़ेगा। यूज़र इनपुट क्या होना चाहिए, ये लेस देन कितना होना चाहिए, 100, मतलब इसमें 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 तक ही चलेगा ना। हाँ, ये आपकी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब अगर ये ट्रू है, आपका अगर 10 से बड़ा है या फिर 9 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो इसमें एंटर करेगा, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं, कंसोल लॉग में हम मैसेज प्रिंट करेंगे वैलिड इनपुट, उस VLID वैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर योर पिन कोड। ठीक है, उसके बाद पिन मांगता है ना, प्लीज़ एंटर योर पिन, योर ATM पिन, योर ATM पिन। ठीक है, यहाँ पे मांगेगा। अगर तो आपका सही है, 10 से बड़ा है या फिर 9 से बड़ा है, 99 से छोटा है, 100 से छोटा है, तो इसमें आएगा। अदरवाइज क्या होगा, इल्स पार्ट में आएगा, और इल्स पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवैलिड है ये बोल सकते हैं, तो इसे नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे इसमें बोलेंगे कंसोल लॉग में इनवैलिड पिन, इनवैलिड इनपुट, और ATM पिन मांगने की जगह इस बार हम क्या करेंगे, ट्राई अगेन। ठीक है, ये हो गया। कुछ इमोजी भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कंट्रोल डॉट करते हैं, कुछ लाफ्टर इमोजी, चलिए ये रोने वाली इमोजी डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी एक इमोजी डाल देते हैं हम लोग, वेलकम, नेक्स्ट, नमस्कार। ठीक है, अब हो गया। अब व्हाइल में भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक ही बार में चलेगी। अगर आपका ये उसने एक बार कर दिया तो नहीं चलेगा ना, फिर से चलने के लिए हमें एक कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। व्हाइल में कंडीशन क्या सेट करते हैं, यूज़र इनपुट जो भी वैल्यू डाल रहे हो आप, अगर वो 10 से छोटी है, कितने से छोटी है,
10 से छोटी है, क्योंकि इस बार छोटी चीज़ चेक कर रहे हैं, पहले क्या किया था हमने, बड़ी है। अब 10 से छोटी है और यहाँ पे लेनी पड़ेगी हमें और वाली कंडीशन। और वाली क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि दोनों में से एक, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसमें फॉल्स चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटली हमें फॉल्स चाहिए। डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसकी फॉल्स होनी चाहिए, और डिफ़ॉल्ट कंडीशन फॉल्स किसकी होती है? नहीं एंड की होती है, लेकिन हमें यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता ना। हाँ, और कैसा होता है इसमें, दोनों ये ट्रू रहेगी तभी रन होगा। डिफ़ॉल्ट कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, और डिफ़ॉल्ट कंडीशन ट्रू और की होती है। अगर उसमें दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। और हमें लूप तो रन करवानी है, तो और अगर 10 से छोटा है और यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर देन 99। अब समझ में आ गया आपके? अगर आपका 10 से छोटा है, मान के चलिए इधर 5 है, और क्या होगा इसमें, जैसे आपका पहला अगर डिजिट आया, आपने 5 डाला, ठीक है, और यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर देन 99, तो 99 के ऊपर तो है ही नहीं ऑब्वियसली, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, और ये क्या है, ये फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स है, ठीक, तो ही फॉल्स होगा ना। हाँ, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, एंटर एनी 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे सबसे पहले हम 23 डाल के देखते हैं, चेक करते हैं। यू एंटर 23, प्लीज़ इनपुट वैलिड इनपुट जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्पेस नहीं दिया है हमने। यू एंटर्ड, जैसे यहाँ पे स्पेस देखिए चिपका हुआ आया था, यहाँ पे स्पेस दिया, आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, चेक करते हैं। हाँ, यू एंटर्ड 34 डाल के देखते हैं इस बार। यू एंटर्ड 34 आया। उसके बाद आया वैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर योर ATM पिन। और ये साइन क्यों है? क्योंकि इमोजी जो थी हमारी वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, इसलिए उसका कुछ कोड आ गया है, ठीक है, अदरवाइज ओके। अब लूप आपकी एग्जिट होगी, देखिए आपका जो प्रॉम्प्ट था ना वो ख़त्म हो गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसमें गलत नंबर भर दूँ, जैसे 8 भर दूँ, 10 से छोटा है, ओके, क्या आया, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें छोटा करना पड़ेगा हमें थोड़ा, इसको कैंसल, ओके, ये छोटा करने के लिए हमें, या तो फिर इसको इधर साइड ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, इसे रन करते हैं, और इस कंसोल को क्लियर करने के लिए ये बटन होता है, यहाँ पे कंट्रोल L दबाइए या फिर इसे दबाइए तो आपका कंसोल क्लियर। हाँ, अब आपकी लूप चल रही है। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं एक डिजिट प्रिंट करूँगा, डिजिट करूँगा मैं 123 करता हूँ, 100 से बड़ा है, 99 से 3 डिजिट हो गया, तो क्या हो गया, यू एंटर्ड 123 इनवैलिड इनपुट, ये इसके पीछे आ गया है। नेक्स्ट चेक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं फिर से 333 करता हूँ, ओके, फिर 555 करता हूँ, देखिए क्या आया, इसमें आया है आपका यू एंटर्ड 555 इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन। अगर मैं यहाँ पे फिर से 4 प्रिंट करता हूँ, छोटा नंबर प्रिंट करता हूँ, तो भी क्या हो गया, इनवैलिड इनपुट आपका, ट्राई अगेन। फिर अगर मैं यहाँ पे 66 करता हूँ, 100 के बीच का 2 डिजिट का नंबर, तो इसमें आएगा, देखिए आपकी लूप एग्जिट हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी लूप एग्जिट होनी चाहिए थी। एंटर 2 डिजिट, ठीक है, 66, ओके, यू एंटर्ड 66 वैलिड इनपुट, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये आ गया आपको समझ में, ओके। डू व्हाइल लूप हमारी क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट लूप की तरफ बढ़ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लूप है वो है फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप क्या है कि हमने देखे थे ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर देखा। ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि उसमें होती है वैल्यूज़। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है कहीं प्रिंट करनी है या फिर कहीं सेंड करनी है, तो ये की को पकड़ेगा, ठीक है, ये जो लूप है ये की को पकड़ेगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये किसी चीज़ के अंदर है ना, तो इसे बाहर निकालना आसान नहीं है। हम कैसे करते थे, बाहर निकालने के लिए स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट डॉट क्या लिखते थे, नेम।
तब जाके इसका नाम प्रिंट होता था। नाम क्या प्रिंट होगा उस कंडीशन में? जॉन, ठीक है। या फिर दूसरा नोटेशन था हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन, ये तो डॉट नोटेशन हो गया। फिर हमारे पास था स्टूडेंट, और इसके सामने हम कुछ इस तरह से लिख देते थे और वहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखते थे। क्या लिखते थे? जैसे कोर्स, ये लिखोगे तो आपका आंसर आता था जावास्क्रिप्ट। अब मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सचिन तेंदुलकर का ऑब्जेक्ट देखा हमने, बहुत बड़ा था। अब ऐसे कंडीशन में आप एक एक वैल्यू अगर इस तरह से बाहर निकालते बैठोगे तो आप तो कंपनी को डुबा दोगे। और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को आप ऐसे इटरेट, अब इसे कहते हैं एरे या ऑब्जेक्ट को इटरेट करना, मतलब उसके अंदर जाके उसकी वैल्यू निकालना। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, यहाँ पे 1000 वैल्यू हो सकती थी, लाखों भी हो सकती थी, पूरी बाहर निकालनी है, हमें चेक करनी है, एक कंसोल में प्रिंट करनी है या फिर कहीं और प्रोग्राम में उपयोग में लेनी है। कैसे करोगे? ऐसी चीज़ में हमारे पास ना तो फॉर लूप काम में आती है, ना तो व्हाइल, ना डू व्हाइल। हमारे लिए काम आती है फॉर इन। फॉर इन क्या है? तो फॉर इन लूप इज यूज टू इटरेट ओवर इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज की। इन्यूमरेबल प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है ना, जिसको न्यूमरेट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। यहाँ पे नेम है, नेम की ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर इटरेटिंग ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बट कैन ऑल्सो बी यूज विद एरे। इसको एरे के साथ भी उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन अवॉइड करना है इसे। एरे में फॉर इन का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या नोट करनी है? एरे में इसका उपयोग करना ही नहीं है। अगर आपके पास एरे है तो उसमें आपको फॉर इन लूप का उपयोग नहीं करना है, अवॉइड करना है। हो सकता है, अब होता क्या है, फॉर इन एरे के लिए फिर कोई दूसरी होनी चाहिए। तो एरे के लिए हमारे पास लूप है फॉर ऑफ। हाँ, एक वो लूप हो गई। फॉर इन किस लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर ऑफ किसके लिए? एरे के लिए। अब हम दोनों को ही पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम एक यहाँ पे आते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी। तो हम लोग इसे कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक नया कमेंट लेते हैं, फॉर इन लूप। ठीक है। अब फॉर इन लूप हमें लेनी है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एरे बनाते हैं। अब एरे बनाने के लिए फॉर इन ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट कौन सा लेते हैं? एक सैलरीज, SALRI स्पेलिंग गुड, SALE होगा, SALER, सैलरी। एनीवे पेमेंट लिख देते हैं, PAYMENT, पेमेंट। अब हाँ, नहीं, वो उसको कुछ असाइन नहीं किया था इसलिए आ रहा था। ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है? 2 कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर वैल्यू किस तरह से भरी जाती है? की और वैल्यू के पेयर में। तो सबसे पहले हम किसके पेमेंट लेंगे? सबसे पहले हम पेमेंट लेंगे राम का, ठीक है। राम, उसका पेमेंट लेंगे लगभग 5000, ठीक है। की हो गई आपकी राम, वैल्यू हो गई आपकी 5000। हाँ, यहाँ पे कोलन नहीं देना है, कॉमा देना है। फिर लेते हैं श्याम, इसका पेमेंट लेते हैं 4000, ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट नेम लेते हैं रुद्र, इसका पेमेंट लेते हैं हम लोग 3000, ठीक है। और एक पेमेंट लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं शुभम, उसका पेमेंट लेते हैं 2000, ठीक है। ये हमारी 4 एंट्री हो गई। की वैल्यू सब कुछ हो गया। हमें अब एक एक वैल्यू बाहर निकालनी है इसकी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास तकनीक क्या थी? कंसोल लॉग में हम क्या करते थे? पेमेंट डॉट, हम लोग किसकी लेनी है? राम की देखनी है, श्याम की देखनी है, जिसकी देखनी है, जैसे राम, इसको इधर दबाया,
हम यहाँ आए console.log में, यहाँ पे हमें 5000 मिलती थी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी हम यहाँ पे लेते थे वो यहाँ आ जाती थी, उसकी वैल्यू आती थी, की नहीं आती थी। अब हमें पकड़नी है की किस तरह से पकड़नी है, एक एक करते रहोगे बहुत टाइम लगेगा। हम इसे मिटा देते हैं, हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, और यहाँ पे बीच में इन रहेगा, इसके आगे कुछ रहेगा, इसके पीछे कुछ रहेगा, और इसके बाद एक कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। फॉर की तरह ही है, फॉर लूप की तरह, बस इसमें एक ज़्यादा की चीज़ जुड़ जाती है, इन। ये इन क्यों जुड़ती है, इन क्यों जुड़ती है? तो अगर आप देखोगे कि ये जो चीज़ है ना जिसके ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं, ये किसी चीज़ के अंदर फंसी हुई है, पेमेंट के अंदर फंसी हुई है। इन द पेमेंट इज इनसाइड, पेमेंट इज अंदर इनसाइड, कि किसके अंदर है, इन, तो इसीलिए इन है। तो हमें किसके अंदर देखनी है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किसके अंदर है, नहीं किसके अंदर है बाद में लिखोगे ना, जैसे कैट इज इन द बॉक्स, जैसे मैंने लिखा कैट, बिल्ली जो है आपकी एक बॉक्स है, इसके अंदर बिल्ली है, ये जो बिल्ली है आपकी, ये कैट इज इन द, इन कहाँ आया, बीच में, तो जिसके अंदर है वो कहाँ है, इन के बाद है ना, कैट इज इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन में पेमेंट, PAYMENT, ऐसा जिसको पेमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे पेमेंट्स है ना, अकेला पेमेंट तो नहीं है। और फिर सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको पेमेंट्स बना देते हैं। ये आ गया आपको कंसेप्ट समझ में कि इन पेमेंट्स। लेकिन क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, जैसे कैट चाहिए थी, इस जगह क्या है आपके है पेमेंट, क्योंकि ये पेमेंट ही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेमेंट। होता क्या है कि पेमेंट, ईच पेमेंट इन द पेमेंट्स, एक पेमेंट बहुत सारे पेमेंट्स में से, तो आपको समझ में आ गया, पेमेंट्स इन पेमेंट्स। अब इसे रिफाइंड तरीके से लिखते हैं, इसे हटा देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें बाहर निकालनी है चीज़, इटरेट करने वाली, उसे लिखेंगे PAYMENT, पेमेंट इन PAYMENT, ओके, स्पेस देना है, PAY पेमेंट्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे जाके कंसोल लॉग, कंसोल लॉग में क्या लिखेंगे, पेमेंट लिख देंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पेमेंट ही क्यों लिखोगे, सिंगल वाला पेमेंट, क्योंकि हमें उसकी निकालना है की। हाँ, हमें तो की निकाल रही है ना, एक एक चीज़ निकाल रही है, ये एक एक चीज़ निकल रही है, ये बॉक्स में से ये चीज़ निकल रही है, तो हम प्रिंट भी उसी को करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या क्या आया। यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, की प्रिंट हुई है। देखिए यहाँ पे ये जो पेमेंट की वैल्यू क्या हुई इस बार, हर पेमेंट की वैल्यू की वैल्यू, पेमेंट की वैल्यू, पहली बार में पेमेंट की वैल्यू हुई आपकी, पहली बार में पेमेंट की वैल्यू राम हुई, दूसरी बार में पेमेंट की वैल्यू श्याम हुई, फिर रुद्र, फिर शुभम, और ये पेमेंट्स जो था वो कांस्टेंट था, डिब्बा था। अब हमें ये मिल गया, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किस तरह से निकालते थे हमने देखा था, वैल्यू हम उसके सामने डॉट नोटेशन लगाते थे या बॉक्स लगाते थे। तो हम इसमें यहाँ पे डॉट लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इटरेशन आई, जो भी आपका आता है उसे आई की फॉर्म में नोटिस, मैंने कहा था कि आपका जो इटरेशन था, इंडेक्सिंग नहीं, इसमें इंडेक्सिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी इटरेशन को क्या डिनोट किया था हमने, आई से। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस तरह से आई लिख लेते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ जाते हैं, ओके, आई इज़ नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या करना है कि आई जो है ये आई डिफाइन करना है, या तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं कि जैसे हमने इस एग्जाम्पल में की है,
ये जो की है, की का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे की का नाम क्या है, आई नहीं आएगा। की का नाम क्या है, की का नाम है आपका पेमेंट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से किया है कि की प्लस स्टूडेंट, लेट की इन स्टूडेंट, तो की और स्टूडेंट्स की जो, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स, जो पेमेंट्स है उसके अंदर जो पेमेंट है उसे लेते हैं और चेक करते हैं। इस बार पेमेंट्स के की अब सिर्फ आपकी की आंसर आएगी, जो वैल्यू है उसकी वो आएगी। क्यों, किस तरह से हुआ है, जैसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, सिंपल करने के लिए इसे पेमेंट्स को की लिख सकते हैं। तो इस बार इसे एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं की, ठीक है। इसका नाम कुछ भी ले लो, काम तो वही करेगा। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंपली console.log टेम्पलेट स्ट्रिंग में लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ की, जो भी आपकी की आएगी वो, फिर डॉलर क्वेरी में लेनी पड़ेगी एज सच, क्योंकि डायनामिक वैल्यू आ रही है। तो KEY की, ये आपकी की आ गई, तो हर बार वहाँ पे राम श्याम जो कुछ नाम है वो आएंगे। फिर हमें यहाँ पे उसकी लेनी है क्या, डॉलर क्वेरी में पेमेंट, क्योंकि पेमेंट्स है वो आपका एरे है, ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम लोग ईच टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी, राम श्याम रुद्र शुभम। तो पेमेंट्स इसके सामने क्या होगी, इसकी वैल्यू, उसके सामने जो कुछ आएगा वो की आएगी, हर बार की आएगी। तो हम लोग यहाँ पे की दे देते हैं, KEY की। अब इसे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, ये भी हमने देखा था। तो चेक करते हैं कि बिना स्ट्रिंग के काम करती है या स्ट्रिंग के साथ काम करती है। ओके, अनडिफाइंड आई। अब अनडिफाइंड आई है तो यहाँ पे की ओनली की लिखते हैं। अब देखिए, अब आ जानी चाहिए आपकी, ओके आ गया, आपका पूरा एरे इटरेट कर दिया। अब उसमें लाखों वैल्यू क्यों ना हो, वो एक दूसरे के पीछे सब कुछ आपको दे देगा क्रम बाय क्रम से। अब आपको यहाँ पे फॉर इन समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप किसके लिए काम आती है, अगर आपके पास एरे है तो उसके लिए काम आती है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, फॉर हाँ, नहीं ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका नहीं आएगा। एक काम कर सकते हैं इसमें, और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग इन सब की सैलरी जो है एक जगह जमा कर सकते हैं, और कितना उसका रिजल्ट आता है वो भी देख सकते हैं। किस तरह से करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। हम लोग एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू नहीं, बस एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं टोटल सैलरी, या फिर एक काम कर सकते हैं इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। अभी फिलहाल 0 है, फिर उसे चेंज कर देंगे, जैसे ही होगा उसमें ऐड कर देंगे। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, नीचे आते हैं, इसे हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसे कमेंट आउट कर देते हैं, और नीचे आते हैं फॉर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग की इन क्या है, पेमेंट्स, की इन पेमेंट्स। और फिर हम यहाँ पे आएंगे और नेक्स्ट एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग टोटल सैलरी जो थी हमारी, टोटल सैलरी में जुड़ती जाएगी। पहले 0 थी, और जैसे ही पहले नंबर पे इटरेट किया उसने, पहले नंबर पे किस पे, राम पे इटरेट किया, राम की सैलरी की वैल्यू यहाँ पे जोड़ देगा टोटल सैलरी में। तो 0 में ऐड कितना होगा, पहले 5000, फिर 5000 वैल्यू होगी टोटल सैलरी की, फिर उसमें कितना ऐड करेगा, शाम पे जब इटरेट होगा तो 4000, तो 9000 हो गई, फिर इसकी वैल्यू हो गई 9000 में फिर 3000 ऐड करेगा तो 12000 हो जाएगी, और फिर 12000 इसकी वैल्यू होने के बाद जब शुभम पे आएगा तो उसमें 2000 ऐड करेगा तो 14000 कर देनी चाहिए उसने। इस तरह से हम इसे इटरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सैलरी लिखते हैं, और टोटल सैलरी प्लस इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं सैलरीज या फिर पेमेंट्स की जो है वहाँ पे क्या आएगा, की, ठीक है।
वो की जमा हो रही है। या फिर हम लोग इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यही जो चीज़ है ना, ये प्लस जो यहाँ पे लिखी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सैलरी इज इक्वल टू जो टोटल सैलरी की वैल्यू थी TOTAL टोटल सैलरी प्लस, अब इसे इग्नोर कीजिए, पहली चीज़ को इग्नोर कीजिए। एक मिनट हमने किया क्या, मतलब टोटल सैलरी। देखो इसे इग्नोर क्यों करना है, इसे हटा ही देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हाँ सामने नहीं हटा। ओके, टोटल सैलरीज सैलरीज और हाँ टोटल सैलरी प्लस। हाँ, और यहाँ लास्ट में हम लोग कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग टोटल सैलरी। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या किया हमने, इसे हटाया नहीं क्या, क्रॉस करके। ओके हाँ, अब देखो पहले हमने हटा दिया, हमने क्या किया, इटरेट कर रहे हैं, इतना आपको समझ में आ गया। होता क्या है कि की सबसे पहले आएगा की वैल्यू राम, राम का आएगा 5000, फिर श्याम उसका आएगा 4000, रुद्र उसका आएगा 3000, ठीक है, और फिर शुभम आएगा उसका आएगा 2000, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है कि टोटल सैलरी की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0। अब जब की में आएगी, यहाँ पे आएगी, तो फिर इसकी वैल्यू पहले बार में कितनी है, 0। फिर उसमें क्या होगा, इसमें असाइन कर देता हूँ मैं, ये असाइनमेंट है नॉट इक्वल टू। तो टोटल सैलरी कितनी है, पहले इटरेशन में है 0, फिर उसमें पहला इटरेशन जब होगा पेमेंट्स, उसमें पहला इटरेशन क्या होगा, पहली की राम, और राम की वैल्यू यहाँ पे कितनी जुड़ेगी, 5000। तो आपके टोटल सैलरी की वैल्यू अब कितनी हो गई, 0 + 5000 5000। यहाँ इस केस में आपकी जो टोटल सैलरी की वैल्यू हो गई 5000 हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें दूसरा इटरेशन ले लेते हैं, और दूसरा इटरेशन क्या होगा, दूसरे इटरेशन में फिर से लूप रन करेगी, क्योंकि ये लूप कब तक रन करेगी, जब तक ये इसमें की पूरी इटरेट नहीं हो जाती। दूसरे इटरेशन में ये की वैल्यू क्या होगी, दूसरी शाम की होगी, और शाम की सैलरी कितनी है, 4000। तो यहाँ पे पहले टोटल सैलरी जो 0 थी पहले इटरेशन में, अब उसकी वैल्यू कितनी है, 5000 ऑलरेडी बनी चुकी है। तो यहाँ पे 5000 लिखो आप, ठीक है, 5000 इक्वल टू पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 5000। पहले ये नहीं आएगी आज सच, ये बाद में असाइन होगी, पहले इधर का ऑपरेशन होगा ना, लेफ्ट टू राइट, हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखा था, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखा था ना। तो ये यहाँ पे लेफ्ट टू राइट असाइन होता है, हाँ, राइट टू लेफ्ट पहले इधर की होगी और उसमें असाइन होगी। अब 5000 उसकी 0 की वैल्यू है, पहले 0 था अब 5000 है, उसमें पेमेंट्स और की, पेमेंट्स किसका, उस पेमेंट में की इस बार की कौन है, शाम, और शाम की वैल्यू कितनी है, 4000। तो ये हो गया 9000, ये 9000 असाइन होगा टोटल सैलरी में। टोटल सैलरी की वैल्यू कितनी हो गई इस बार। नेक्स्ट फिर से जब आएगा, क्योंकि की अभी भी बची हुई है, कि अगली की कौन बची है, रुद्र बचा हुआ है। अब रुद्र की ये जो पहले टोटल सैलरी थी वो कितनी, पहले इटरेशन में 0, दूसरे इटरेशन में 5000, तीसरे इटरेशन में ये कितनी हो गई, 9000। तो 9000 जो आपकी सैलरी है टोटल पहले से ही बनी हुई है वहाँ पे, उसमें क्या होगा, इसकी पेमेंट्स, उस पेमेंट में की ढूंढेगा, की कौन है इस बार रुद्र है, रुद्र की है 3000, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी, यहाँ पे हो गई 12000। नेक्स्ट इटरेशन में देखेगा कि क्या और कोई की बची है, तो की बची है, शुभम बची है, तो यहाँ पे पहले ही सैलरी कितनी हो चुकी है, 12000 हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले ही 12000 सैलरी हो चुकी है, और 12000 सैलरी में उसमें क्या ऐड करेगा, उसमें ऐड करेगा नई की कौन है, शुभम, शुभम की सैलरी है 2000। तो आपकी सैलरी टोटल कितनी हो गई, 14000, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, लूप खत्म हो गई। लूप क्यों खत्म हो गई, क्योंकि आपकी की खत्म हो गई, की खत्म तो लूप खत्म, और फिर आपके पास आएगा कंसोल डॉट लॉग टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी किस में असाइन होगी, इसमें होगी, तो इस वेरिएबल को प्रिंट कर देगी, ठीक है। अब इसे रन करते हैं एक बार। अब इसे सेव करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, हाँ भाई समझ में आ गया, ओके।
अब हमने ये तो कर ली। अब हम देख रहे थे फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप किसके लिए काम आती है? वो काम आती है एरे के लिए। यहाँ पे हम इसे थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं फ़िलहाल। हाँ, इसे भी साइड लाइन। ऐसा ये कोई असर नहीं करेगा ना, क्योंकि हम लॉग नहीं कर रहे हैं उसको। फिर भी चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ लूप लेने के लिए मुझे कुछ एक एरे लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट एरे ले लेता हूँ मैं। एरे का नाम ले लेता हूँ कुछ। एरे का नाम होगा हमारा प्राइस। कुछ प्राइस ले ली। कुछ जैसे आपके पास एक बास्केट है, आपने एक बास्केट डिज़ाइन, यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ आएगा? जैसे आपने क्या है, एक बास्केट स्कैन की, बिग बाज़ार में गए या फिर डी मार्ट में गए, रिलायंस स्टोर में गए, आपने बहुत सारे कार्ट में आइटम भर दिए। आपने शुगर भरी है, बटर भरा है, ऑयल भरा है, बहुत सारी आपने ग्रॉसरी भर दी। वो स्कैन करता है, एक एक की वैल्यू वहाँ पे एंटर होती जाती है। जैसे उसमें जैसे प्राइस, वो क्या करेगा, एक प्रोग्रामर एक इस तरह से एरे बना देगा कि उसमें जितनी भी वो स्कैन करी वैल्यू है सब इसमें अंदर चली जाएगी। अब एरे की वैल्यू किस तरह से जाएगी कि सबसे पहला आइटम आपने एक खरीदी 10 रुपये की साबुन, फिर आपने 20 रुपये का एक साल्ट का पैकेट खरीदा, फिर आपने एक 30 रुपये का बिस्किट का पैकेट खरीदा, फिर आपने 50 रुपये का कुछ और आइटम खरीद लिया, ठीक है, और एक 500 रुपये का आपने परफ्यूम खरीद लिया। सेव जैसे ही उसने स्कैन किया, वो इसमें एरे में वैल्यू जुड़ती जाएगी। एरे डॉट पुश, जैसे प्राइस डॉट पुश, नया आइटम उसने स्कैन किया, प्राइस डॉट पुश इसमें चला गया। अब हमें इसकी करनी है सम करने के लिए हमें इसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये किसी डेटा स्ट्रक्चर में है, ये किसी चीज़ के अंदर है ना ये वैल्यू, तो उसके अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद एक एक वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है फॉर ऑफ। हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे देते हैं फॉर की तरह हमेशा के लिए ये आपका सिंबल। अब यहाँ पे एक चीज़ आगे रहेगी फॉर के, ऑफ। हाँ, अब क्या है यहाँ पे सिंटैक्स आपका कुछ इस तरह से है कि फॉर, सबसे पहले आपका आता है फॉर, फिर ऑफ के पहले कुछ रहेगा, ऑफ के बाद कुछ रहेगा। अब ऑफ यहाँ पे है प्राइस। सबसे पहले प्राइजेस, यहाँ पे हम लोग इसे प्राइजेस कर सकते थे, एज सच इसे प्राइजेस करना चाहिए था, क्योंकि एक ही प्राइस नहीं है ना इसमें क्या है, बहुत सारी प्राइस है। यहाँ पे आपके पास है फॉर, फिर ऑफ। अब ऑफ के पहले कुछ होगा, ऑफ के बाद कुछ होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो जिसके बाद है ऑफ, किसकी चाहिए हमें, किसके अंदर की चाहिए, हमें चाहिए प्राइजेस की, तो वो जो आएगा वो बाद में आएगा। जिसके अंदर की चाहिए वो है यहाँ पे, तो ये आएगा प्राइजेस, और यहाँ पे आएगा एक एक प्राइस, सिंगुलर प्राइस ऑफ प्राइजेस, एक प्राइस ऑफ प्राइजेस, एक प्राइस ऑफ प्राइजेस, प्राइस ऑफ प्राइजेस, प्राइस ऑफ प्राइजेस। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस के पहले, सबसे पहले ऑफ किसकी चाहिए, किसके अंदर की चाहिए, प्राइसेस, और क्या चाहिए हमें, एक एक प्राइस चाहिए। इसे आप प्राइस लिखिए या आप पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल है, एक एक इटरेट करेगा। जैसे हाँ, बस नाम देना है कुछ ना कुछ, जैसे हमने यहाँ पे पी ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, इसे लेट भी लेना पड़ेगा, लेट उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है लेट पी ऑफ प्राइजेस, टेम्पररी वेरिएबल। ना भी करो तो वो वैर पकड़ लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे है तो वो टेम्पररी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, इटरेट करेगा, एक एक चीज़ को इटरेट करेगा। तो क्या चीज़ को इटरेट करेगा, पी को करेगा। हाँ, अब इसे सेव करते हैं, अब इसे लॉग कर लेते हैं, देखते हैं आपकी जितनी प्राइजेस थी सब की सब बाहर आ गई। अब ये प्राइस से टोटल वैल्यू भी आ जाए। हाँ, अब हम चाहते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू भी आ जाए, क्योंकि आपने प्राइस के साथ साथ, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एक वेरिएबल ले सकते हैं, लेट या फिर लेट टोटल बिल इज इक्वल टू
ज़ीरो कर देते हैं। शुरुआत में तो बिल की वैल्यू ज़ीरो ही करनी पड़ेगी ना, और उसमें ऐड करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि क्या लिखा था, टोटल सैलरी इज इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस पेमेंट। सिमिलरली यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टोटल बिल इज इक्वल टू, टोटल बिल जो रहेगा, टोटल बिल प्लस जो भी आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है वो पी में है श्योर, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल बिल प्लस पी। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई आपकी टोटल बिल में। सबसे पहले आपका क्या आएगा, जैसे मैं आपको जाऊँ, लूप बार बार रन होगी, और लूप रन करते वक्त यहाँ पे सबसे पहले पी, ये तो आपने देख लिया कि पी ऑफ प्राइजेस एक एक चीज़ को इटरेट कर रहा है, बार बार पूरा लूप कर रहा है। अब टोटल प्राइजेस में यहाँ पे जाएगा टोटल बिल। अब सबसे पहले टोटल बिल की वैल्यू कितनी, ज़ीरो। फिर इसमें आएगा टोटल बिल की, यहाँ से नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं इसमें राइट से करते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, आप हो जाओगे आप लोग। हाँ, सबसे पहले टोटल बिल की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे सेट कर रखी है हमने टोटल बिल की वैल्यू ज़ीरो। फिर उसमें प्राइस, पहली प्राइस कितनी आएगी, 10, पहली प्राइस आएगी 10, तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब नेक्स्ट टाइम जब फिर से लूप रन करेगी तो आपके पास टोटल प्राइस जो पहले 0 थी, अब कितनी वैल्यू हो चुकी है उसकी, 10। और ये कहाँ स्टोर होगी, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी टोटल बिल में। टोटल बिल में स्टोर हो जाएगी 10 वैल्यू। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 10 पहली बार में, फिर दूसरी बार में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रिपीट होगी, तो यहाँ पे 20 ऐड होगा, तो ये होगी कितनी, ये हो गई 30। तो ये पुरानी वैल्यू कट जाएगी, 30 नई वैल्यू आएगी। फिर 30 आई, नेक्स्ट इटरेशन में 30 प्लस 30, तो ये हो गई 60, पुरानी वैल्यू कट गई, यहाँ पे आ गई 60। फिर अगली बार में 60 प्लस 50, तो ये हो गई आपकी 110, तो ये कट गई, 110 हो गई टोटल बिल की। फिर 110 में फिर कितना आएगा, 500, 110 प्लस 500, और इसकी वैल्यू होगी 610, और ये 110 कट जाएगा, 610 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल बिल में आखिरी की जो वैल्यू आएगी 610। और यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग कर लेते हैं, इसके बाहर console.log टोटल बिल आते हैं। यहाँ पे सच इसे कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल बिल console.log टोटल बिल। अब देखिए आपकी वैल्यू पूरी तरह से आ गई होगी 610, डन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो प्रोग्राम है बड़ा, इसे थोड़ा सिंपल कर सकते हैं हम लोग, सिंपल और कर सकते हैं। हाँ, इसे सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो है ना, आपने क्या लिखा है, टोटल बिल इज इक्वल टू टोटल बिल प्लस पी। टोटल बिल आप 2 बार लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता वो। हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, टोटल बिल जो रहेगा वो टोटल बिल प्लस जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसमें ऑलरेडी जो रहेगी उसमें प्लस कर दिया जाएगा, प्लस इक्वल्स टू हम लोग इसमें कर देते हैं पी। अब आपकी टोटल बिल की पहली वैल्यू 0 थी, उसमें प्लस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो आएगी आपकी 10 हो जाएगी उसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट टाइम जब 10 रहेगी, टोटल बिल प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें 20 ऐड हो जाएगी, तो इसकी 10 प्लस 20 मतलब 30, तो इस तरह से ऐड होती जाएगी। इसी को शॉर्टकट में प्रोग्रामिंग में इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल बिल प्लस। हाँ नहीं, नौसिखिए के लिए सही है, लेकिन क्या है, ऑप्टिमाइज करना है कोड, और नौसिखिए को एक दिन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी बनना है, तो उसे यहाँ से ही चालू कर देना चाहिए। है ये सिंपल, समझने के लिए ये सिंपल है कि टोटल बिल इज इक्वल टू टोटल बिल जो भी वैल्यू हो उसमें फिर से ऐड कर दो, लेकिन ये भी सिंपल ही है, आप जैसे यूज टू करोगे। हाँ, अब इसमें इसी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। क्या करेंगे, टोटल बिल प्लस इक्वल टू पी, सेव, ठीक है। इसे हटा ही देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहे। अब फिर से जाएंगे यहाँ पे, इसे ओके ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल बिल प्लस इक्वल्स टू पी कर दिया। फिर भी आपका आंसर आता है क्या, सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और ये देखिए आपका आंसर फिर से आ गया। अब आप देखिए इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं, और वो जो
स्कैनर है उसमें जितनी भी आप अब 1000 आइटम ऐड करिए अपने कार्ट में, वो अपने आप उसमें वैल्यू ऐड करता जाएगा, आपका बिल लास्ट में टोटल दिखता जाएगा। जैसे ही आप नया आइटम स्कैन करो आपको नया बिल दिखेगा। समझ में आ गया? हाँ, अब हमारे पास देखिए आज हमने 2 लूप कर लिए, फॉर इन, फॉर ऑफ। अब हमारे पास एक और लूप बची है, वो है फॉर ईच। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर ईच लूप करने के लिए हमें थोड़ा एडवांस आइटम देखना पड़ेगा। एडवांस में उसमें आता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शन क्या है? अब तक फंक्शन हमने कैसे फंक्शन देखे थे कि फंक्शन डिफाइन करो, उसे इन्वोक करना पड़ता था, उसे कॉल करना पड़ता था। फंक्शन का नाम लिखो, फिर उसमें पैरेंथेसिस लिखो, तभी जाके वो फंक्शन रन होता था। कोई फंक्शन, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉल करते हैं, अपने आप को बुला लेंगे। हाँ, मतलब ऐसा है कि एआई नहीं, इसमें क्या होता है कि हम लोग कॉल बैक फंक्शन का अर्थ ये होता है कि हम लोग वो फंक्शन को है ना ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ही उसे खींच लेता है, रन कर देता है। इस ऐसे फंक्शन को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब जो फॉर ईच लूप है वो होती है, उसमें होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हर आइटम पे रन करता है, जो भी आपका एरे का आइटम है या फिर ऑब्जेक्ट का आइटम है उस पे वो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चलाएगा, इस पे कॉल बैक फंक्शन चलाएगा, हर आइटम पे आपके कॉल बैक फंक्शन चलाएगा। उस फंक्शन में आप जो भी कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो वो करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज देखें उसे या नेक्स्ट टाइम के लिए करें? ओके, तो आज हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले डू व्हाइल लूप को रिवाइज किया, डू व्हाइल लूप के लिए एक और एग्जांपल देखा। फिर उसके बाद में हमने फॉर इन लूप देखी, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अच्छी काम करती है, कर तो वो एरे पे भी कर सकती है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। फिर हमने फॉर ऑफ लूप देखी। फॉर ऑफ लूप में हमने 2 एग्जांपल देखे कि आपके सैलरी का और वो इसका बिल का। तो ये हम लोगों ने आज देखा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमें देखनी है फॉर ईच लूप और साथ साथ अपने कॉल बैक फंक्शन 1-2 देखने हैं, किस तरह सिंपल कॉल बैक फंक्शन रहेंगे। एज सच कॉल बैक फंक्शन का टॉपिक अलग है, उसे आराम से देखेंगे। फिर हमें देखना है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं देखना है, हमें जो स्टेटमेंट देखने हैं ब्रेक कंटिन्यू तो उसमें होंगे आपके ई फील्ड्स में। हमें यहाँ पे देखने हैं ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट हम देखेंगे, लूप में ही डाले जाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा कि ये आपकी लूप को बीच में ब्रेक कर देगा, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है कि किसी चीज़ को छुपा देगा। मतलब अगर मैं चाहूँ कि 1 से लेकर 100 तक मैं डिजिट प्रिंट करूँ और मैं चाहता हूँ कि 5 प्रिंट ना करे, तो ऐसे स्टेटमेंट में मैं क्या करूँगा, 5 पे कंटिन्यू लगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 100 जब प्रिंट करूँगा तो 1 2 3 4 और 6 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा। और ब्रेक में क्या होगा कि मैं अगर चाहता हूँ कि 25 पे मेरी लूप ब्रेक हो जाए, 1 से लेकर 100 तक मैं अगर डिजिट प्रिंट कर रहा हूँ, तो 1 से लेकर जब 25 पे जाएगा ऑटोमेटिकली उसके आगे के डिजिट प्रिंट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, बड़ा सिंपल से कंसेप्ट है, इसे भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद नेस्टेड लूप देख लेंगे। नेस्टेड लूप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है आगे चल के, जब हम चीज़ों को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स अगर लूप चलानी हो तो ये कर सकते हैं। फिर कौन सी लूप कहाँ पे उपयोग में लाई जाए ये भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ये सब टॉपिक देख लेंगे। नेस्टेड लूप इम्पोर्टेंट है। नेस्टेड लूप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लूप के अंदर लूप चलाएंगे हम लोग। लूप के लूप एग्जांपल अगर दिखाऊँ आपको अभी से, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, लूप है फंक्शन। हाँ, एक तरह से, हाँ जैसे अब, हाँ एग्जांपल है एक तरह से, आपका बात सही है। जैसे यहाँ पे एक फॉर लूप है, उसके अंदर और एक फॉर लूप लगा दी। अगर मैं चाहूँ इसके अंदर और एक फॉर लूप लगाना, लगा सकता हूँ। मतलब लूप के अंदर लूप, पहली लूप चलेगी, बहुत पूरी की पूरी रन करेगी, और जब रन करेगी तो इसके अंदर की जो लूप है उसे भी एक बार और रन करेगी। मतलब सपने के अंदर सपना देखना। आप क्या है, एक तरह से सोए हुए हो, आपने सपने में देखा कि आप उसमें सपना देख रहे हो, उसमें सोए हो और उसमें सपना देख रहे हो। तो ये इस तरह से क्या है, नेस्टेड काम हो गया। मैंने क्या कहा था, एक के अंदर एक चीज़ हो तो उसे कहते हैं नेस्टेड। जैसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड एरे, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू। तो आज की असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं।